अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करने के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 पॉइंट्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है और उस इजलास में क्या बातें हुई हैं और क्या न्यू बातें हुई हैं या वही पुरानी रिपीट की गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये कि अरशद शरीफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी 5 रुकनी, एक लार्जर बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही कर रहे हैं जनाब उमर अता बिंदियाल साहब, उसकी समाअत शुरू हो रही है, उससे मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें 3-4 अहम पॉइंट्स हैं, वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। और पीटीआई हुकूमत ने हुकूमती पॉलिसियों से मुतालिक वाइट पेपर जारी किया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और अहम पॉइंट कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में ये हर साल होती है नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, और इसमें बहुत अहम उमूर जो हैं वो ज़ेर गौर होते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई दहशतगर्दी से निमटने का मामला हो, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है उससे, और अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए एक रोड मैप जो है ना मिल बैठकर जो है ना वो जारी किया जाता है। और जो कल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग, उसमें पाकिस्तान के दिफा को, यानी कि पाकिस्तान अपना दिफा तब मजबूत कर सकता है जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो हो, उसकी जो इकॉनमी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की वो अच्छी हो, यानी कि कम अज़ कम 6% से ज़्यादा हो या 6%। वो भी जो है ना पाकिस्तान का दिफा इकॉनमी के मजबूत होने से मशरूत किया गया है। और ये नई बात नहीं है, ये हर मीटिंग में ऐसा होता है और हर मीटिंग में ये बात अवाम को सुनाई जाती है कि पाकिस्तान हमें बहुत ही कमज़ोर हालत में मिला है, पाकिस्तान हमें इस हालत में मिला है, पाकिस्तान हमें जो है ना, पाकिस्तान को इस वक्त जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, उससे हम इस तरह निपटेंगे। और इसी तरह कर के पाकिस्तान के 75 साल जो हैं वो ज़ाय किए गए हैं। आसिफ गफूर साहब ने एक बयान दिया था कि हम 70 साल से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। और इस सिक्योरिटी कमेटी में मीटिंग में हुकूमत की तरफ से कोई भी नया रोड मैप नहीं दिया गया कि जिस पर कोई उस पर जो है इशू पर डिस्कशन हो कि हम इस तरह करेंगे, यानी IMF से मुतालिक, फ़ॉरेन पॉलिसी से मुतालिक, पाकिस्तान की इकॉनमी से मुतालिक कि इसको कैसे उठाना है, बजाय उठाने के इकॉनमी को उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसको कैसे काबू किया जाए, इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं हुई, सिवाय इसके कि हमें पाकिस्तान जो है ना चैलेंजेस से भरा हुआ मुल्क मिला है, पाकिस्तान की मईशत ऐसे थी वैसे थी और अब हमने इससे कैसे निमटना है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, दहशतगर्दी से कैसे निमटना है, दहशतगर्दी दोबारा जो है ना सर पकड़ रहे। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, उन पर अटैक्स हो रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको थोड़ी सरहदें मिलती हैं। अफ़गानिस्तान को 6 ममालिक की सरहदें लगती हैं, बॉर्डर्स लगते हैं, लेकिन वहाँ भी इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितना पाकिस्तान में इस वक्त सर उठा रही है दहशतगर्दी। वो भी इस वक्त दहशतगर्दी का निशाना है और उससे निमट भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, पता नहीं उसने कोई ऐसा कौन सा रोड मैप अपनाया हुआ है कि दिन ब दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो सर उठाती जा रही है, स्पेशली तौर पर KP के सूबा में। तो इससे मुतालिक भी डिस्कशन हुई है और इससे निमटने से मुतालिक भी पता नहीं, हो सकता है कोई लाहे अमल अपनाया गया हो, लेकिन फ़ौजी हमारे तो शहीद हो रहे हैं ना। इस पर हुकूमती जो है स्ट्रेटेजी, कोई भी नई स्ट्रेटेजी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई। उसमें यह भी डिस्कस किया गया कि हमने अपने हमसायों से कैसे ताल्लुकात रखने हैं, उनसे जैसे हमारा हमसाया मुल्क भारत हो गया, डायलॉग की मेज़ पर आना है या नहीं आना। और इस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से मुतालिक फवाद चौधरी ने भी तनकीद का निशाना बनाया कि KP के वज़ीर आला को इसमें इनवाइट भी नहीं किया गया। क्या KP के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में
شرکت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو چیلنجز کا سامنا نہیں ہے؟ کیا KPK میں ٹیررزم ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی؟ تو اس کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ حالانکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور ایک بہت بڑا اہم صوبہ ہے، اس کو انوائٹ نہ کرنا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک اور بات، ایک اور پوائنٹ، اہم پوائنٹ کہ سپریم کورٹ نے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، جو کہ سماعت شروع کر رہا ہے 5 تاریخ سے، جنوری کی 5 تاریخ سے شروع کر رہا ہے، اور امید ہے لاکھوں افراد نے، پاکستانی افراد نے خطوط لکھے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ارشد شریف قتل کیس میں ایک صاف اور شفاف کمیٹی بنائی جائے اور تحقیق بھی صاف شفاف کی جائے۔ تو اس سے متعلق جو سماعت کا آغاز ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو ہماری عمر عطا بندیال صاحب سے گزارش ہے کہ اس میں جو بھی کردار ملوث ہیں ان کو بے نقاب کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ارشد شریف مقتول کو، شہید کو انصاف فراہم کیا جائے، کیونکہ جو قاضی ہوتے ہیں، جو ججز ہوتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جو اچھے انصاف پر مبنی فیصلے کر جاتے ہیں ان کا بہت بڑا اجر ہے، اور امید ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اس پر جو ہے نا ضرور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا سماعت کریں گے۔ عمران خان کا انٹرویو کل ہوا تھا، اور اس میں عمران خان نے 2-3 باتیں اہم کہی ہیں۔ اس میں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ PTI کو اس کے دور حکومت میں ایجنسیز توڑ رہی تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہمارے منہ پر کچھ اور تھے اور اندرونی طور پر وہ کچھ اور کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے کرپشن کیسز ختم کروانا چاہتے تھے، اور بیک ڈور رابطوں کے ذریعے وہ نون لیگ کو یعنی شہباز شریف کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے، لیکن مجھے کہتے تھے کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عمران خان بول چکے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین حقانی کو امریکہ میں باجوہ صاحب نے لانچ کیا، اور امریکہ میں وہ عمران مخالف جو ہے نا ایکٹیویٹی میں ملوث تھے، اور باجوہ صاحب کے حق میں جو ہے نا وہ ایکٹیو تھے وہاں پر، یعنی کہ امریکہ کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی نظروں میں باجوہ صاحب کو ان کے لیے ایک مثبت کردار پیش کر رہے تھے، اور عمران خان کو نیگیٹو کردار پیش کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جو ہے نا ایک کارروائی ہونی چاہیے۔ موجودہ حکومت کے خلاف کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہونا ایک بہت بڑا جرم ہے، خواب اگر وہ کسی بیرون ملک میں بھی ایسا ہوتا تو یقیناً وہ قانون کے کٹہرے میں ہوتا۔ اس پر بھی یہ کارروائی تقریباً ہونی چاہیے۔ اور PTI نے اس وقت موجودہ حکومت کی حکومتی پالیسیوں سے متعلق ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ اس سے متعلق میرے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں، جو کہ بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی پالیسیوں سے متعلق وائٹ پیپر کے نکات سامنے آ گیا۔ وائٹ پیپر میں اندرونی اور بیرونی معاشی پالیسیوں کو سامنے لایا گیا۔ وائٹ پیپر میں بتایا گیا کہ حکومتی پالیسی کے باعث ضروری اشیاء میں 45% اضافہ ہوا۔ حکومتی پالیسیوں سے عوام مشکلات میں پہلے سے 200% اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے اور قلت سے امپورٹ میں کمی آئی۔ ناکام معاشی پالیسیوں سے ملکی صنعت کو نقصان پہنچا، دھچکا لگا۔ PTI کی جانب سے جاری کردہ وائٹ پیپر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں لاکھوں ہنرمند افراد بے روزگار ہوئے۔ حکومتی اقدامات کے باعث زراعت کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے کسانوں کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قبل ازیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فروخ حبیب نے کہا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے پاس پورا پلان ہے کہ معاشی چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، عام آدمی کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ عمران خان اس کا بھی لاہ عمل دیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کے ہمراہ زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فروخ حبیب نے کہا کہ اعظم سواتی پر مقدمہ نہیں بنتا تھا، لیکن انہیں اس کے باوجود 1 ماہ سے زائد جیل میں رکھا گیا۔ ان کے خلاف ملک بھر میں 45 سے زائد مقدمہ درج کیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ایک جرم پر ایک ہی FIR ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے کسی بھی تھانے میں، علاقے میں یا حدود میں، اور اس پر جو ہے نا درجنوں
मुकदमात कायम किए गए एक ही जुर्म पर या एक ही इल्ज़ाम पर, और ये इसको कहते हैं कि और ये होता है सिर्फ बनाना रिपब्लिक में जहाँ अंधा कानून हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। और मज़ीद कहा कि उसको बलूचिस्तान ले जाया गया, सिंध ले जाया गया, उससे पहले उनको पोते पोतियों के सामने मारा गया, वहाँ से ले जाकर बरहना करके तशद्दुद किया गया, जुल्म के पहाड़ आज़म सवाती पर तोड़े गए जो उन्होंने बर्दाश्त किए। अब छूट कर भी वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिस पर भी उसको शक है वो अपने जो है ना वो ज़ुबान पर लाएगा और मीडिया के सामने वो बताएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहेंगी, आईन और कानून की अमलदारी कायम नहीं होगी, तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, यानी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात तो उनकी सच है। और जो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसको बरहना किया गया, उसको टार्चर किया गया, और जो उसकी प्राइवेसी एक वीडियो जो है ना उसकी फैमिली को भेजी गई, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। और ये एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और इकदाम उठाने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान कि रात को 8 बजे मार्केटें और 10 बजे जो है शादी हाल वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को तवानाई का भी बहरान, गैस की लोड शेडिंग, मज़ीद चैलेंजेस से निमटने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। जब इमरान खान का दौर था तब कोरोना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद थी, तब बहुत बड़े मसाइल भी दरपेश थे। इस वक्त कोई ऐसा बड़ा क्राइसिस नहीं है कि जिसकी वजह से इतना मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। नाकाम पॉलिसी की बदौलत जो है ना मुल्क इस वक्त जो है ना बहरान का शिकार हो रहा है। एक और मैंने हैरत अंगेज़ वीडियो देखी है, और ये वीडियो शेयर की गई है अली ज़ैदी साहब के अकाउंट से, और उसमें दिखाया गया है कि सिंध की आवाम जो है पीटीआई मेंबरशिप लेने के लिए इस तरह लाइन में लगी है जिस तरह कोई राशन लेने वाली आवाम लाइन में लगी हो। यानी कि वो अब इस बात से ये साबित होता है कि अब सिंध की आवाम जो है वो जरदारी साहब को वोट नहीं देना चाहती, वो मज़ीद उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती। और इतनी बड़ी तादाद में मैं वीडियो देखकर ख़ुद भी हैरान रह गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मेंबरशिप तहरीक इंसाफ की लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो इमरान खान लाना चाहते थे, और अवाम भी इसकी मुंतज़र थी, और इमरान खान को अवाम ने कबूल किया। उसका बयानिया और उसकी जो कोशिश थी उसको कामयाब करने में अवाम ने बहुत बड़ा साथ दिया है, और मज़ीद भी साथ देगी। अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की 2/3 मेजॉरिटी जो है वो यकीनी तौर पर, अगर धांधला ना हो तो, अगर धांधला ना हुआ तो सिंध भी जरदारी साहब का नहीं रहेगा, जहां वो एक सूबाई हुकूमत बन के रह गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त जरदारी साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। अगर मज़ीद ये हुकूमत कुछ मंथ गुजार लेती है तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में फंस सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी जो है ना स्टेप ले और पाकिस्तान को एक नई क़ियादत की तरफ लेकर जाए जिसको अवाम इलेक्ट करे। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद होगा अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।